अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद कासिम। हमारे शो का नाम है ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है जो हमें डॉक्टर कामरान सुमरो ने दिया है। शुक्रिया सर, आपने हमें ये प्रोजेक्ट दिया। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो ऑथेंटिक हो, सही हो और हमने पढ़ी हो। हमारी तरफ से कोई भी गलती हो जाए तो हमारी तरफ से माजरत। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माशरे में हर कहीं थोड़े बहुत दिखते हैं। इस पर हम एक कंपनी की तरफ से डिस्कशन करेंगे जो कि एंग्रो कॉर्पोरेशन है। आज हमारे पास इस स्टूडियो में 3 लोग मौजूद हैं जो इस पे डिस्कशन करेंगे, जिनका नाम है उमैर कामरान, हुज़ैफा यासीन और ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बिना वक्त जाया किए आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आप लोगों से पहला सवाल होगा, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और एंग्रो किस तरह इसे हैंडल करती है? अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत से रीजंस की वजह से हो सकते हैं। आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकते हैं, प्रायोरिटीज़ आपकी, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ओपिनियन। अब एंग्रो क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स है तो वहाँ पे कॉमन है टीम्स के अंदर मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि पीपल जो है बहुत लोग जो है आपके डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो बायसनेस, रेसिज्म वगैरह ये सब भी हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में। ठीक है, आपके सवाल पे एंग्रो के खिलाफ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसे जाने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल होगा, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ बैड बताया, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बुरा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि यू कैन ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म एंड टेक इट पॉजिटिवली। तो बहुत एंग्रो के अंदर काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको एम्प्लॉयज़ उसको पॉजिटिवली लेते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट आई डोंट थिंक सो इट्स ऑलवेज बैड। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट ऑलवेज बैड, तो इसमें एंग्रो की क्या स्ट्रेटजीज हैं, अप्रोचेज हैं, वो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं? सबसे पहले उनकी पॉलिसी है ओपन डोर कम्युनिकेशन। जैसे अपने अगर कोई किसी का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई क्यूरी है, तो वो किसी भी वक्त अपने हेड मैनेजर के दरवाजे पे नॉक कर सकता है और उनसे वो क्यूरी रिजॉल्व कर सकता है। दूसरी उनकी वो चीज़ है कि वो इमोशनल क्यूरी के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। उनके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम कर सकें। और उनके पास तीसरी चीज़ ये है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो उससे पहले ये लोग पार्शल ही अपनी सारी वर्किंग कर लेते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को वो पहले ही रिजॉल्व कर सकें, वरना वो बम फटे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से अगला सवाल ये होगा कि आपने कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल एंग्रो में नेगोशिएशन की देखी हो जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आउटकम पाया हो? जी, तो एंग्रो के अंदर अक्सर जो है मैंने ये देखा है कि जब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिपार्टमेंट्स का आपस में, तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम ही आता है। सिमिलरली एक एग्जांपल देता हूँ नेगोशिएशन की ही एंग्रो के अंदर, कि अभी रिसेंटली जब मैंने एंग्रो विज़िट किया था, तो एंग्रो के अंदर एक बात मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई हायर लेवल मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय के साथ कोई बात करता है, कोई उसको कोई ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, कुछ उसको जॉब देता है कि भाई तुम ये करो, तो हमेशा यही होता है कि उसके साथ नेगोशिएशन होती है कि वो एम्प्लॉय कहता है कि नहीं सर, मैं जो है ये नहीं करूँगा, आई थिंक वी शुड सेपरेट दिस वर्क और डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छी नेगोशिएशन की एग्जाम्पल दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी कॉमन एग्जाम्पल जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, वो आप मुझे दे सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल जो कॉन्फ्लिक्ट की होती है वो है टाइमिंग। हर एम्प्लॉय को इशू होता है टाइमिंग पे कि मेरे आने का टाइम क्या है, मेरे जाने का टाइम क्या है। उस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। उस वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी कम आती है। टाइमिंग का मेन इशू ये है कि कंपनी अपनी बाउंड्री सेट करती है कि आपको, जैसे एग्जांपल ले लें, आपको 9 AM पे आपको शार्प आना है, इसके बाद फिर आपको 6 PM या 7 PM की आपकी ऑफ है। इस वजह से बहुत लेबर को डिफ़िकल्टी होती है, तो उनकी सैलरी पे कट अलग कट होती है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब एंग्रो ये कट करने के लिए उन्होंने, उनकी शार्प पॉलिसी है, इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि टाइमिंग जो है वही टाइमिंग फॉलो होगी एंग्रो की, और इस टाइमिंग सड़ के और के एम्प्लॉई को कुछ लीजर नहीं दी जाएगा।
ठीक है, आप लोग के जवाबात बहुत अच्छे हैं। चले अब हम बात करते हैं लीडरशिप की। आप लोगों को पता होगा लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लीडरशिप पे बहुत फोकस किया जाता है क्योंकि लीडर्स को हमारे यहाँ रोल मॉडल रखा जाता है, उनसे इंस्पायर होके काम किया जाता है। तो एंगर्स में क्या वैल्यू है लीडर्स की और वो किस तरह लीडरशिप पे काम करते हैं? लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें, क्योंकि वो लीडर्स का काम होता है कि अपनी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू जो हो रहा है उसको रूट कॉज तक जाए, उसे सॉल्व करे। अगर लीडर जो आपका रिस्पेक्टफुल नहीं होगा तो उसकी कोई बात सुनेगा भी नहीं। तो उसका काम है कि वो टीम को गाइड करे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। ठीक है, आपका जवाब बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका जवाब पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लीडर से कल्चर पे आते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे एंग्रो है, बहुत इफेक्टिव होता है कल्चर। तो मुझे बताएं कि क्या रोल प्ले करता है कल्चर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? So, in my opinion, culture shapes every individual very differently. तो अब फॉर एग्जांपल कोई दो इंडिविजुअल हैं इन कंपनी में जिनका अलग अलग कल्चर है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है जो उनके ऊपर आ रहा है वो उसको अलग पर्सपेक्टिव से ले, दोनों कुछ शायद नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ले ले, कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ले ले। तो ये जो मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है बहुत मैटर करती है, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी टेक्स कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिवली, सम पीपल डू टेक द कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिवली एज पर देयर कल्चर। ठीक है, आपका जवाब अच्छा था। अब हम एक और सवाल आपसे ये है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या रोल प्ले करती है इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? प्लीज आप लोग इसके बारे में कुछ बताएं। इमोशन इंटेलिजेंस एक हर बंदे पे डिपेंड करता है। किसी की इमोशन इंटेलिजेंस जैसे ज़्यादातर औरतों की बहुत ज़्यादा कम होती हैं, उनको बाद आते कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी या उनकी सख्त कि वो इमोशन डील कर सकें उनको मुश्किल होती है। तो इसी तरह इमोशनल के लिए इमोशन इंटेलिजेंस की सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अवेयर अपने सराउंडिंग से अवेयर हो और अपनी सेल्फ रेगुलेटरी करो कि जो मैं एक्शंस हैं जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच्ची में इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरे सेंटेंस पे और कॉन्फ्लिक्ट पे, या वो ऐसे ही और कॉन्फ्लिक्ट रायस कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये मोटिवेशन। इमोशन इंटेलिजेंस का डायरेक्ट लिंक है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अगर बंदा मोटिवेट ज़्यादा होगा तो उसको कंपनी में ज़्यादा काम करने की दिलचस्पी होगी। अगर ज़्यादा काम करने की दिलचस्पी होगी तो उसको फिर इमोशन इंटेलिजेंस और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो और वो नेक्स्ट काम पे बढ़ सके। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है उनकी पॉलिसीज के बारे में। क्या आप मुझे लोग थोड़ा सा बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज हैं एंग्रो की अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत सी पॉलिसीज उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं। एक तो उनकी डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि अब डाइवर्स वर्कफोर्स है तो बायसनेस वगैरह ऐसे मेंशन बहुत होती है, तो उससे रिलेटेड है कि वो अपनी सीनियर्स का मैनेजर्स को रिपोर्ट करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, लीडर्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करें। एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हर इंसान में होनी चाहिए जो हमारे यहाँ लैक की जाती है। तो क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि एंग्रोस क्या ट्रेनिंग्स देता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के लिए? So Engro works on these skills, on the job training देता है Engro इस बारे में। So Engro 3 तरह की ट्रेनिंग्स देता है, बेसिकली कॉन्वर्जेशन स्किल्स की भी देता है, वो नेगोशिएशन ट्रेनिंग्स भी देता है, एंड हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो Engro also has in-house psychologist, or I won't say psychologist, Okay. but a person you can talk to about your, about problems like these. So Engro does help their employees like this, and also कि Engro जो है अपने सारे employees को ये ट्रेनिंग देता है कि how to handle conflict and how to handle this negotiations and everything. ठीक है, तो स्किल्स के बारे में तो एंग्रो बहुत काम करता है, आपकी बातों से ऐसा लगा। लेकिन क्या एक्टिव लिसनिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आती है? जी हाँ, अगर आप सामने वाले की बात एक्टिवली लिसन करोगे, उसकी मेन सेंटेंस या मेन आप पॉइंट पूछोगे कि कॉन्फ्लिक्ट मेरा अराइज क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न ही ये है कि लोग अपनी सुनते हैं नहीं, दूसरों की सुनते हैं नहीं, उनको खाली अपनी मनमानी करनी होती है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अराइजेस होते हैं। अगर बंदा सामने वाले की बात को समझे, उनको सही तरह सुने और अपनी बात का फिर इज़हार करे
वो क्या है कि हम एज अ टीम काम करना चाह रहे हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए। इस वजह से अगर दूसरे की एक्टिवली बात लिसन करें तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट आधे ज़्यादा वहीं ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया टीम का, तो क्या टीम वर्क इसमें कोई काम आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में या नहीं, इस बारे में कुछ कहें? जी ज़रूर आता है, क्योंकि टीम में जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो आप वहीं से उस चीज़ को सॉल्व करना शुरू कर दें, ना कि वो चीज़ आगे जाके बढ़ जाए। और इस चीज़ में वो एज मेंशन बिफोर, लीडरशिप, जो आपके टीम का लीडर होता है उसका मेन रोल होता है कि वो ये सब हैंडल करे, टीम को साथ लाए, बात करे, जो भी उनका मसला है उन्हें सॉल्व करे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या टीम ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह हमारे यहाँ होती हैं वो कोई काम आती हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में? और आप मुझे ये भी बता सकते हैं क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है मोस्ट ऑफ द टीम्स में? Okay, so I would say the primary source of conflict रहता है। अब मेरा सवाल वही है कि वो क्या है, वो क्या चीज होगी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा? तो इसके अंदर एज यू क्वेश्चन बिफोर के कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयज के बीच में मोस्ट लाइकली रहता है बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, आपने कहा डिफरेंट कल्चर, जिससे हमें पता चलता है एंग्रो जैसी बड़ी कंपनीज हैव डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट। तो क्या मिसकम्युनिकेशन से इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं और क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इसे रिजॉल्व किया जा सकता है? मिसकम्युनिकेशन अगर हो तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, और ख़ासकर एंग्रो जिन्होंने अपनी डाइवर्स फील्ड उनकी है, वो केमिकल में भी हैं, वो फर्टिलाइजर में भी हैं और वो सीमेंट्स में भी हैं। तो इसलिए अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी कि टीम्स में, तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मिसकम्युनिकेशन को सबसे हैंडल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो टीम्स में अप टू डेट रहें, टीम्स को अप टू डेट रखें कि आगे कंपनी के गोल्स क्या हैं, इस ईयरली हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी मंथली क्वार्टरली गोल्स क्या हैं। उससे कम्युनिकेशन आराम से हो जाती है और जो हमारे कंपनी के गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, वो एम भी पूरे हो सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन ज़्यादातर होती है लोअर लेवल लेबर पे। उसको सॉल्व करने का सबसे मेजर इशू ही मैनेजर का होता है। मैनेजर लोअर लेवल पे रह के अपनी लेबर से बात कर सके, कम्युनिकेशन को पहुंचा सके, पूरा मैसेज कंपनी का लेबर पे पहुंचा सके, ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा दें और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल कुछ इस तरह का होगा कि क्या स्टेप्स एम्प्लॉयज ले सकते हैं बिफोर गोइंग टू हायर लेवल कि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पता हो? तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो उनकी जो टीम होगी, पहले उसके अंदर ही सब कुछ सारा डिस्कस करें, वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें, रिस्पेक्टफुल रहें, किसी को ब्लेम ना दे कि उनकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ये, और आई रखें, ब्लेम ना दें, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, तो मेरा आपसे इस पर एक सवाल है कि क्या वर्कलोड हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाता है किसी वर्क प्लेस पे, और एंग्रो इसके लिए क्या कर रहा है? ओके, सो डेफिनेटली वर्कलोड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है बिकॉज एम्प्लॉयज इंसान है, स्ट्रेस मिलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, क्योंकि अगर वर्कलोड ज़्यादा है, उस बंदे को स्ट्रेस है, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि वो किसी पे ही बैशेस आउट ऑन समवन, he gives it an answer to his boss। तो यस, एंग्रो और इसको मैनेज भी कर रहा है कि एंग्रो जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता है। ऑल्सो एंग्रो जो है फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप मुझे क्या बता सकते हैं क्या स्ट्रेटेजीज एंग्रो यूज करता है एक कोलैबोरेटिव इन वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट या बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट? अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो भी रहा है तो सबसे पहले हर एम्प्लॉय को चाहिए कि वो काम रहे। They need to stay calm and become and be objective, not subjective. That he not blame others that they are not working well or they should be doing this way, so that they should avoid conflict and focus on the main objective of the conflict arising. That what is the main point that we should focus on to clear the conflict as soon as possible, so that we can move on to another work. ठीक है, तो मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि
पावर डायनेमिक्स। हमारे यहाँ पावर डायनेमिक्स की बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे यहाँ असल जो गेम हम कहते हैं वो पावर डायनेमिक्स की होती है। तो क्या पावर डायनेमिक्स किसी तरह से इफेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट को? इस पे आप क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट में ना टीम पहले तो लीडर्स को चाहिए कि वो न्यूट्रल होके बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी की साइड लें या उनका कोई फ्रेंड हो, या अगर टीम के अंदर तो एक ही तरफ उनका ओपिनियन है। दोनों को बैलेंस रख के चलें, दोनों की बात सुने, पहले एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, फिर दूसरे का, फिर इशू को रिसॉल्व करें। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अ टीम, ये इस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे? ओके, सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिजॉल्व नहीं होते, सो दिस कैन लीड टू एम्प्लॉयज डिस्ट्रस्ट एंड ऑल्सो कि मोरल डाउन हो जाएगा थोड़ा सा कंपनी के अंदर। ऑल्सो एक और बहुत मेजर इसका आउटकम हो सकता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत बढ़ सकता है। इससे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा जॉब्स अपनी क्विट कर सकते हैं इसकी वजह से। एंड या दैट्स ऑल। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के यहाँ पर हमें देखा। इसी को अब इख्तिताम करते हैं। अगर कोई भी फीडबैक हो हमारे लिए तो feedback@zebis.org पर हमें ईमेल करें या नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।